यस, बीएससी पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्टेट एज सीधी रेखा के कारण से, सीधी कोर के कारण से फ्रेनेल विवर्तन को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जो देख पा रहे हैं वो ये है कि एस एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ए बी एक स्ट्रेट एज है, शार्प एज है, और ये स्क्रीन है जो आप देख पा रहे हैं। डब्लू डैश ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तरंगाग्र है जो आपतित हो रहा है बाईं ओर से, और इस सामने आप देख पा रहे हैं पी केंद्रीय बिंदु है, सेंट्रल पॉइंट है ये। P1 और P2 इसके ज्यामितीय छाया क्षेत्र में आते हैं, और P3 आप देख पा रहे हैं ये ज्यामितीय छाया क्षेत्र के बाहर स्थित है। एक एक कर हर बिंदु पर इंटेंसिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं बिंदु P। बिंदु P जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, बिंदु P पर इस संपूर्ण तरंगाग्र के कारण से, यानी WA भाग के कारण से यहाँ पर आपको HPZ पहुँच रहे हैं, और WA भाग के कारण से जो HPZ पहुँचेंगे उनको टोटल योग करोगे तो क्या आएगा, E1 माइनस E2 प्लस E3 माइनस E4 प्लस डैश 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 डैश, और ये आपको पता है इनकी संख्या अनलिमिटेड हो सकती है, और इन सब का योग करेंगे, टोटल करेंगे, जैसे कि आपको पहले बता रखा है उसके अनुसार इसका मान प्रथम HPZ के आयाम का कितना होता है, आधा आता है। तो आप देख पा रहे हैं E बराबर कितना आएगा, E1/2। क्लियर? और इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E1²/4 यानी I1/4। इस चीज को आप नोट करेंगे। अब आगे बढ़ रहे हैं। माना कोई बिंदु P2 है, P2 पॉइंट ये देख पा रहे हैं आप, जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको आप ध्यान रखेंगे। जैसे ये P2 पॉइंट है, ये आप पॉइंट देख रहे हो कि ये जो अपनी सीधी कोर है इसके यहाँ पर छाया क्षेत्र में स्थित है ये। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, इसमें ये देख पा रहे हैं कि O P2 को आपने S को मिलाओगे तो O2 जो होगा उसका ध्रुव कहलाएगा, पोल कहलाएगा। आप क्या देख पा रहे हैं कि इस संपूर्ण तरंगाग्र के कारण से P2 पर जो HPZ पहुंचेंगे उन HPZ में O2 माना एक को रोक लेता है। माना बिंदु P2 की पोजीशन इस प्रकार है, P से इतना दूर है ये कि केवल एक HPZ को रोक पाता है, तो एक को रोकेगा तो ये E का मान क्या होगा, माइनस E2 शुरू होगा प्लस E3 माइनस E4 डैश डैश डैश। इसका आप टोटल करोगे तो कितना आएगा, माइनस E2/2। क्लियर? और पहले कितना आया था, E1/2, यानी E2 का मान चूंकि कम होता है इसलिए E2 का मान कम होने से तीव्रता भी कम हो जाएगी। अब जो तीव्रता होगी वह केंद्रीय बिंदु से जो प्राप्त हो रही थी उससे थोड़ी कम आएगी। इसी प्रकार माना कि P2 को थोड़ा सा और दूर करते हैं तो O2 के बीच में और गैप आ जाएगा। माना कि ये 3 HPZ को रोक लेता है, क्योंकि रोक रहा है इस समय, ये 2 को रोक लेता है, 2 रोकेगा तो क्या होगा, तीव्रता और कम हो जाएगी, यानी E3 से शुरू होगी कहानी और E5 तक ऐसे चलेगी, तो E3/2 आएगा। E3 का मान E2 से और कम होता है, इसलिए अब जो तीव्रता होगी पहले की तुलना में और कम आएगी। इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी से जो तीव्रता है वो घटती जाएगी जैसे जैसे आप बिंदु P से दूर जाएंगे। क्लियर? अब जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि P3 बिंदु पर है। P3 बिंदु कहां पर है, प्रकाशमय क्षेत्र में है। प्रकाशमय क्षेत्र में आप देखोगे P3 पर जो प्रकाश पहुंचेगा वो WA जो तरंगाग्र का भाग है इसके कारण से पहुंचेगा। तो क्या होगा, WA के कारण से जो तीव्रता है वो तो होगी होगी, प्लस O1O में से कितने अतिरिक्त गुजर पाते हैं उनको आप ऐड कर देंगे यहां पर। माना कि P3 इतना समीप है कि वह एक HPZ को अतिरिक्त रूप से जाने देता है, तो E1 माइनस E2 प्लस E3 डैश 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 तो हो गई होगा, प्लस E1/2 होगा, यानी इनका जो सम होगा वो E1/2 होगा प्लस E1, और इस तरीके से आप इनको जोड़ लोगे। क्लियर? अब माना कि P3 को आपने थोड़ा सा और ऊपर शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा
कि अब इस माना इसमें से 2 HPZ और निकल जाते हैं, तो ये प्लस अब देख पा रहे हो E1 माइनस E2 ये और हो जाएगा। तो E1 माइनस E2 इस तरीके से जब हो जाएगा तो आप ये देख पा रहे हो कि E1 माइनस E2 अगर हो जाएगा तो ये E1 माइनस E2 का मान क्या होता है, लगभग आप देख पा रहे हो बराबर सा होता है, ये सभी को पता रहे। तो इसका मान 0 हो जाएगा तो इसका ऐड करोगे E1 बाई 2 आएगा, इसका 0 आएगा। तो इस तरीके से आप क्या देख पा रहे हो कि अब यानी इसकी तुलना में ये मान कम आ रहा है, यहाँ चमक ज़्यादा होगी, यहाँ चमक कम हो जाएगी। इस तरीके से उत्तरोत्तर आप देखोगे चमक थोड़ी बढ़ जाएगी, फिर अगले में कम हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, जो चमक है वो अल्टरनेट क्रम में क्या होती जाएगी, ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम, इस तरीके से होती जाएगी। अब इस चीज़ को समराइज़ करें, अब इस चीज़ को अपन क्या करते हैं, समराइज करते हैं। ये केंद्र बिंदु P है और ये अवरोध वाला क्षेत्र है और ये अवरोध के बाहर वाला क्षेत्र यानी प्रकाशमय क्षेत्र है। अब इसका ग्राफ खींचते हैं, जो उसका कंक्लूजन होगा, जो सारांश होगा। बिंदु P पर देखिए आप, बिंदु P पर ये जो बिंदु P है इस पर यानी ये अक्षीय बिंदु पर तीव्रता का मान कितना I1/4, ये इसको आप ये I1/4 यानी कितना हो गया 0.25 I1, 0.25 I1, ये इस बिंदु को यहाँ लगा दो। जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं यानी ये वाले, जैसे जैसे आप इस तरफ जा रहे हैं ये तीव्रता लगातार क्या हो रही है, घटती जा रही है। क्लियर। अब इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं यानी इसकी ज्यामितीय छाया क्षेत्र से इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से P1 से और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आप देख पा रहे हैं ये अभी भी बताया आपको, ये ज़्यादा है ये कम है, थोड़ा सा इससे फिर ज़्यादा हो जाएगा फिर कम हो जाएगा, यानी ये नेचर आएगा इस टाइप का। तो ये जो वक्र है आप लोगों से विभिन्न कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि अगर कोई स्ट्रेट एज है, स्ट्रेट एज के कारण से डिफ्रैक्शन फ्रेनेल डिफ्रैक्शन का कर्व निम्न में से सही है, तब आपको 4 कर्व दे रखे होंगे, उन 4 कर्वों में से आपको छांटना होता है। कोई भी नीट की जैम की एग्जाम की तैयारी करेगा उसमें भी ये जो लास्ट वाला जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन वाला जो वक्र है, ये वक्र 4 ऑप्शंस में होगा, उनमें से आपको कोई भी एक सही जो वक्र है वो छांटना होगा। और सही वक्र जो आप देख पा रहे हैं वो इस टाइप का आएगा। उससे पहले वाला जो वीडियो में बना रहा था आपको कि ड्यू टू सर्कुलर ऑब्स्टेकल, उसमें भी जो वक्र आया था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंट था। उसका जो मध्य भाग था उस मध्य भाग में व्यतिकरण हो रहा था और उसके जो सीमांत जो बिंदु हैं उन भागों में वहाँ पर विवर्तन के कारण से आपको दीप्त व अदीप्त फ्रिंजें प्राप्त हो रही थी, वो आपने देखा था। वो ग्राफ भी आपको याद रखिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वक्र भी बीएससी के अलावा जो भी आप एमएससी वगैरह के लिए कंपटीशन एग्जाम या अन्य कोई एग्जाम में जहाँ देते हैं वहाँ भी ये सब चीज़ें पूछी जाती रहती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें को आप गंभीरता से पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे और एग्जाम की तैयारी उसका जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।